गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के इस टेस्ट में मैं हर एक चैप्टर से 102 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। सो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसी एक सिंगल वीडियो से आपके मन के सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो है वीडियो फॉर ऑल स्टेट, सभी स्टेट के बीएड एग्ज़ाम के लिए है, जहाँ जहाँ पे मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले भी मैंने महाराष्ट्र बीएड के लिए इंग्लिश का जो टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट के लिए, उसके लिए 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ और एक लास्ट वीडियो बचा है जो कि कल आ जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है, वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करिए, मैं उसका रिप्लाई जो है आपको दे दूंगा। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है मिरर इमेज, फाइंड द मिरर इमेज। मिरर इमेज किस तरीके से फाइंड करते हैं? अभी यहाँ पे के देखो, पहले एक एक पॉइंट को उठाएंगे। के हमारा मिरर इमेज में किस तरीके से बनेगा? के कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो अब ऑप्शन एलिमिनेट करो। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे के बना दिया, ऑप्शन एलिमिनेट करो कि के कहाँ पे इस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे देखो के कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ये वाला सही दिख रहा है। ये के देखो, ये इसने उल्टा बना दिया, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में के सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो है डी में भी के सही दिख रहा है। अब के हो गया। अब दूसरा आर को चेक करते हैं, आर किस तरीके से बनेगा। आर जो है हमारा कुछ इस तरीके से बन के आने वाला है। तो आर को देखो, आर कहाँ पे इस तरीके से बनाया है। ऑप्शन नंबर ए में आर सीधा बना दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में आर इस तरीके से बना है, ऑप्शन नंबर डी में आर सही तरीके से बना है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को मैच करो कि इन दोनों में अभी डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, किस तरीके से इसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। के यहाँ पर इस तरीके से है, के यहाँ पे भी ऐसा बना है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ भी बना है। और ये रंगीन वाला पार्ट देखो, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सेम दिख रहा है, और ये जो नीचे से छोटू सा ट्रायंगल बना है ये भी दोनों सेम दिख रहा है। अब इनके इस स्टार वाले पार्ट को देखो सॉरी, स्टार वाला पार्ट, दोनों स्टार पार्ट जो है सेम दिख रहे हैं। तो इसमें से अगर इस तरह से ऑप्शन आपका टाई हो जाता है, या तो 2 करेक्ट आंसर मिल जाते हैं, तो उसमें से एक आंसर को आपको टिक कर देना है। या तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो फिर भी सी हो जाएगा, या तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो, यहाँ पे दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिया है बी एंड डी बोथ आर राइट लिखा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगर बी एंड डी बोथ आर राइट ऑप्शन नहीं है, बी और डी इस तरीके से दिया है, तो किसी एक ऑप्शन को टिक कर दो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में क्या काम आता है? देखो, वेन डायग्राम में जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ये लिखा है मैंगो आम, ये लिखा है गुआवा और ये लिखा है फ्रूट फल, मतलब आम, अमरूद और फल। इसको हम किस तरीके से वेन डायग्राम में दर्शा सकते हैं? तो आम क्या है? एक प्रकार का हमारा फ्रूट है। मैंगो क्या है? मैंगो हमारा एक फ्रूट है। उसके बाद फिर ये गुआवा, अमरूद क्या है? गुआवा भी जो है एक प्रकार का फ्रूट है। मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं? दोनों फ्रूट के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये जो एक डायग्राम बना है, ये बड़ा वाला हमारा दर्शा रहा है फ्रूट को, मतलब ये किसको दर्शा रहा है? ये फ्रूट को, फल को दर्शा रहा है। इसके अंदर ये एक मैंगो आ गया और ये एक गुआवा आ गया, अमरूद आ गया। ये बड़ा वाला किसको दर्शा रहा है? बड़ा वाला हमारा फ्रूट को दर्शा रहा है, फल को दर्शा रहा है। अभी मैंगो, आम और अमरूद दोनों अलग अलग फल हैं, एक फल नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे ये हो गया मैंगो और ये है गुआवा। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तीनों को जो है एक में ही बना रखा है। अगर इसे हम फ्रूट मानते हैं तो ये हो गया हमारा मैंगो, ये क्या हो जाएगा? गुआवा हो जाएगा। और मैंगो और गुआवा जो है एक ही बता रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे तीनों अलग अलग दर्शा रखा है, जबकि जो है फ्रूट के अंदर ही ये दोनों पार्ट आते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे लिखा है ये मान लो फ्रूट मान लो, ये हो गया फल। तो यहाँ पे मैंगो का इस तरीके से दर्शाया है, मतलब क्या दर्शा रहा है कि कुछ मैंगो तो फ्रूट होते हैं लेकिन कुछ मैंगो फ्रूट नहीं होते, जो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या है? सभी मैंगो जितने भी आम होते हैं वो फल होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इस तरीके के आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये आता है नॉन वर्बल का पार्ट। और नॉन वर्बल को ऑलवेज जो है ऑप्शन एलिमिनेट से ही सॉल्व करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए जाएंगे, अपने आप इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी में दिया गया है। यहाँ पे इसका वेन डायग्राम दर्शाना है कैट का, डॉग का, पेट का। कैट का, डॉग का, पेट का मतलब कुत्ता का, पालतू पशु का और बिल्ली का। तो ये किस तरीके से होगा? अगर मैं ये पेट मान ले रहा हूँ, ये जो है पालतू जानवर पेट मान ले रहा हूँ, तो कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं, और कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो पालतू नहीं होते, जंगली होते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इस तरीके के वेन डायग्राम आएगा। ये वेन डायग्राम क्या दर्शा रहा है? ये ब्लू वाला क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है पेट को, मतलब पालतू जानवर को। ब्लैक वाला क्या दर्शा रहा है हमारा? ब्लैक वाला दर्शा रहा है कि ये जो है डॉग हैं। कुछ जो है डॉग पालतू हैं, कुछ डॉग को लोग घर पे पालते हैं, और कुछ डॉग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग घर पे नहीं पालते, वो कैसे होते हैं? जंगली होते हैं। सेम इसी प्रकार कैट को किस तरीके से दर्शाएंगे? कैट को कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। कुछ लोग जो है बिल्लियों को घर पे पालते हैं, कुछ बिल्लियाँ जो है घर पे पाली जाती हैं, और कुछ बिल्लियाँ जो है जंगली बिल्लियाँ भी होती हैं जिनको घर पे पालना जो है रिस्ट्रिक्शन है, अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। और कैट और जो है डॉग, कैट और डॉग इसमें कोई रिलेशन नहीं है। कुत्ता एक अलग प्रजाति का है, बिल्ली एक अलग प्रजाति का है। तो इस तरीके से कुछ हमारा वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाती है उनको? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी। वो क्या टिक कर देते हैं, इसको जो है ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको मान लेते हैं पेट, मतलब इसको मान लेते हैं पालतू जानवर, इसको मान लिए पेट। और जो है पालतू जानवर सभी जो है डॉग को मान लिए कि सभी डॉग पाले जाते हैं और सभी कैट पाले जाते हैं। तो ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि सभी कुत्ते को लोग नहीं पाल सकते। कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर इस तरीके का जो वेन डायग्राम रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन डायग्राम पे लिया है, क्योंकि ये वेन डायग्राम इसके पहले नहीं करा था। तो आज बस केवल 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए तो जितने भी आपके एग्जाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाओगे। यहाँ पे क्या बोल रखा है? यहाँ पे बोला है इंडिया के बाद फिर जयपुर के बाद फिर राजस्थान। इसमें आप अपनी जनरल नॉलेज की लगाओ, जनरल नॉलेज आपको कितना पता है। इंडिया, जयपुर कहाँ है? जैसे आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र कहाँ है? हमारे इंडिया के अंदर है। इसी तरीके से जयपुर जो है राजस्थान के अंदर है। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान। ये हो गया हमारा जयपुर, इस वाले को जयपुर मान लो। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। ये बड़ा वाला हो गया राजस्थान। अब राजस्थान कहाँ पे बिलोंग करता है? राजस्थान कहाँ पे है? राजस्थान हमारे इंडिया के अंदर है। तो ये हो गया इंडिया। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे और बड़ा करके पूछना चाहता तो यहाँ पे पूछ लेता एशिया भी दे देता। एशिया के अंदर क्या आता है? एशिया के अंदर ही इंडिया हमारा आता है। तो इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम हो जाता। तो आपको इस तरीके से सोच के चलते हुए चलना है, उसका परफेक्ट आंसर आप किस तरीके से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है डाइस से। डाइस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? यहाँ पे पूछा क्या है? फेस अपोजिट ऑफ शोइंग 2 के अपोजिट क्या आने वाला है? तो किसी भी 2 फिगर को पकड़ो, मतलब या तो फिगर 1 फिगर 2 से सॉल्व कर लो, या तो फिगर 1 फिगर 3 से सॉल्व कर लो, या तो फिगर 2 और फिगर 3 से सॉल्व कर लो, जहाँ पे एक नंबर कॉमन मिल जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारे पास दिया है 2 3, यहाँ पे भी दिया है 3 और यहाँ पे 3 6 दिया है, और इसमें भी 3 6 दिया है। मतलब ये एक ही डाइस है। डाइस कितना है? यहाँ पे पढ़ लो, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सेम डाइस। मतलब डाइस एक है, उन्हीं का 3 डिफरेंट पोजीशन दिया है। तो ये 3 6 और यहाँ पे पहले वाले फिगर में 3 6, सेकेंड वाले फिगर में 3 6, ये कॉमन मिल रहे हैं। तो जो नंबर बचा वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 4 बचा है। तो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4, और 4 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट हो गया। अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो 1 कॉमन ट्रिक लगाइए। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है?
वन कॉमन ट्रिक ये कहता है कि जहाँ पे एक नंबर कॉमन हो, जैसे आप इस नंबर को और इस नंबर को देखो, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब केवल एक ही नंबर कॉमन है। तो यहाँ इस वाले सेकंड फिगर से 4 लेना है और क्लॉकवाइज घूम जाना है, और थर्ड वाले फिगर से भी 4 को लेना है और क्लॉकवाइज मूव कर जाना है। तो ये हो गया सेकंड फिगर का 4, और क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पहले 6 आएगा, फिर 3 आएगा। और सेकंड फिगर में भी सेम यही काम करना है। थर्ड वाले फिगर में से 4 पिक किया और क्लॉकवाइज मूव किया तो पहले 5 आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद हमारा 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या दर्शा रहा है, 3, 1 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 1। यहाँ पे पूछा किसके अपोजिट है, 2 के अपोजिट पूछा है, 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1। यहाँ से जितना क्वेश्चन आपको पूछेगा सॉल्व कर पाओगे। अगर 6 के अपोजिट पूछता तो 5, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 6। यहाँ पे 4 है, अभी 4 पे कौन सा नंबर जो है नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 के अपोजिट आ जाएगा 2 और 2 के अपोजिट आ जाएगा 4। यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, 2 के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। पेपर कटिंग और फोल्डिंग में क्या करते हैं, जहाँ से पेपर कट किया है, देखो ये एक इस तरीके का कुछ पेपर लिया हमारा, यहाँ पे इस तरीके का पेपर लिया और उसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर दिया, यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब ये एरो क्या दर्शा रहा है, ये एरो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड किया गया है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट फोल्ड करके इस पे ही रख दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। तो इस तरीके से रखा तो हमारा ऐसे कुछ बन गया, यहाँ पे इस तरीके का बन गया है। अब सेकेंड टाइम क्या किया, सेकेंड टाइम फिर ये काम कर रहा है, अब यहाँ से पेपर को फोल्ड कर रहा है, ये इतना जो पार्ट है इसको फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट वाले यहाँ पे इस पार्ट पे रख दिया है। इस पार्ट पे रखने के बाद क्या कर रहा है, इस पार्ट पे रखने के बाद जैसे ही यहाँ पे रखा और इसने 3 कट लगा दिए। ये कट आपको दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल लगाया है, एक स्क्वायर लगाया है और एक कुछ इस तरीके का एरो लगाया है। अब बोल रहा है कि जब इस पेपर को हम खोलेंगे, जिस तरीके से फोल्ड किया है, यहाँ पे पहले ऐसे फोल्ड किया तो पहले पेपर इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे जब पूरा ओपन हो जाएगा फिर इस तरीके से फोल्ड किया है तो यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा। ये कौन सा राइट आंसर आने वाला है, देखो जहाँ जहाँ से ओपन करना है वहाँ वहाँ पे हमें क्या बनाना है, मिरर इमेज। जहाँ जहाँ से पेपर हम ओपन करते जाएंगे वहाँ वहाँ पे मिरर इमेज बनाते जाएंगे। तो अगर ये ट्रायंगल कुछ हमारा इस तरीके का बना है, जब यहाँ पे इस तरीके का ट्रायंगल बना है, जब यहाँ पे मिरर इमेज लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिखेगा, ऐसा कुछ हमारे पास ट्रायंगल दिखने वाला है। मतलब एक का मुंडी नीचे साइड, एक का मुंडी ऊपर साइड। अब इसी की मदद से हम जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। एक पॉइंट आप पकड़ लिए, इसकी मदद से ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, अपने आप सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ट्रायंगल किस तरीके से दिया है, दोनों का मुंडी जो है नीचे साइड दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में एक का मुंडी नीचे साइड, एक का ऊपर, ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में दोनों का जो है मुंडी नीचे साइड दिया है, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए में दोनों का मुंडी नीचे साइड, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल इसी एक सिंगल ट्रायंगल की मदद से आपने क्वेश्चन का आंसर पा लिया कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूरा सॉल्व करते तो भी ऑप्शन नंबर सही होता, लेकिन आप 10 सेकंड में सॉल्व करके आगे निकल गए, फिर भी ऑप्शन सी ही सही निकला। तो ये भी है नॉन वर्बल का क्वेश्चन। जितने भी आपके एग्जाम में नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से। स्टेटमेंट और आर्गूमेंट क्या होता है, इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो आर्गूमेंट होता क्या है, आर्गूमेंट होता है मतलब एक प्रकार का तर्क। जैसे ये लॉकडाउन लगा था, अभी कुछ दिन पहले जो है लॉकडाउन लगा था, कुछ साल पहले, तो उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला था कि किसी को बाहर नहीं जाना है। किस वजह से नहीं जाना है, क्योंकि उससे जो है कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। ये एक प्रकार का तर्क था। अब बहुत सारे लोग जो है इसमें अपना तर्क ऐड कर रहे हैं कि भाई जिसको जब मरना है वो मरेगा। कोरोना जो है जो बड़े लोग हैं उनको भी हो जा रहा है, जो एकदम फिट है उनको भी हो जा रहा है, लेकिन रोड पे जो भिखारी घूम रहे हैं उनको कोरोना नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो गवर्नमेंट को रूल को अनफॉलो कर रहे थे, कुछ अपना तर्क निकाल रहे थे, अपना आर्गूमेंट निकाल रहे थे। उनका आर्गूमेंट क्या है, उसी पे जो है यहाँ पे आर्गूमेंट में बात करते हैं।
आर्गूमेंट किस तरीके का रहना चाहिए, आर्गूमेंट हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए, मतलब एकदम मजबूत पक्ष रहना चाहिए, न कि वीक रहना चाहिए। हम आर्गूमेंट को एकदम स्ट्रांग मानते हुए चलेंगे, हाँ ये आर्गूमेंट सही है, और वीक आर्गूमेंट को इसके पॉसिबिलिटी को नहीं देंगे, मतलब इसको गलत कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होते क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब सूर्य पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको ऑलवेज स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मानेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं लगेंगे कि भाई सूर्य पूरब से नहीं निकलता, पृथ्वी घूमती है, जो है अर्थ जो है रोटेट करती है, इसलिए सूर्य पूर्व से निकलता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं, लेकिन ये वीक आर्गूमेंट हो गया। ये वीक आर्गूमेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये कहीं पे नहीं लिखा है। हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ को स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मानेंगे। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है, या तो सुप्रीम कोर्ट है, यूनियन काउंसिल है, ये सब जो अपना स्कीम निकालते हैं या तो जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं, जो गाइडलाइन निकालते हैं, उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मानेंगे। जैसे अभी मैंने आपको लॉकडाउन का बताया, अगर जो गवर्नमेंट ने बोल दिया है वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। अब आप उसमें अपने कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आर्गूमेंट निकाल रहे हो, उसको हमेशा वीक माना जाएगा। अगर आप उस तरीके से निकाल रहे हो, आपको कोरोना नहीं हुआ है, भले ही कोरोना नहीं फैला हुआ है, आपके ऊपर गवर्नमेंट जो है फाइन लगाएगी, वो आप कैसा भी रहो, किसी भी तरीके से रहो। हमेशा किसको स्ट्रॉन्ग मानना है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, स्कीम निकलती है, उसको स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मानते हुए चलना है। एक्सपीरियंस को ऑलवेज स्ट्रॉन्ग मानना है, जिसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर वन वे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वन वे में और वनली वे में। वन वे मतलब ये एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है। वन वे का मतलब ये होता है। वनली वे का मतलब क्या होता है, यही एकमात्र तरीका है। वनली वे का मतलब यही एकमात्र तरीका है। वन वे का मतलब ये एक तरीका हो सकता है। तो वीक आर्गूमेंट किसको मानेंगे, जहाँ पे वनली का शब्द प्रयोग हो जाए। वनली जहाँ प्रयोग हो गया वहाँ पे वीक आर्गूमेंट। जहाँ पे कोई एडवाइस दे रहा हो, फ्री की सलाह हमें कहीं से नहीं लेना है, कोई एडवाइस दे रहा है तो ये जो है वीक आर्गूमेंट हो गया। अगर कहीं पे कंपेयर हो रहा है, दो चीज़ों से कंपेयर हो रहा है, तो उसको भी क्या मान लेंगे, उसको भी वीक आर्गूमेंट मान लेंगे। तो आई होप आप ये दोनों बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आर्गूमेंट होता क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या है और वीक आर्गूमेंट क्या है। अब इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे क्या बोला है, शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कम्प्लीटली बैंड, मतलब क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण की पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो इसमें बोला है, यहाँ पे एस बोला है, यहाँ पे नो बोला है। इस एस और नो से हमें कोई मतलब नहीं, इस एस और नो से कोई मतलब नहीं। कोई भी काम जो है गवर्नमेंट स्कीम पास करती है, या कोई अपना जो है कोई आर्गूमेंट मतलब कुछ चीज़ें बताता है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जो बोलते हैं हाँ यस ये अच्छा है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं नो ये सही नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकले, जो भी अपोजिट पार्टी है ऑलवेज ये यही बोलती है कि नहीं नहीं ये सही काम नहीं है, ये जो है गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है। और जितने लोग सत्ता में बैठे हैं वो ऑलवेज यही बोलती है नहीं नहीं ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाहे जैसा भी काम हो लेकिन ये अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से हमें इस एस और नो पे नहीं जाना है। ये एस नो क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, यहाँ पे इसको पढ़ो। इसमें लिखा है, इसमें मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन बिगड़ जाता है। अगर कोई औरत गर्भ अवस्था में है और मान लो उसने प्रेगनेंसी के दौरान अपना चेकअप कराया और उसको ये पता चल गया कि हमें जो है फीमेल होने वाली है या लड़की होने वाली है, तो बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि उनको ऐसे लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे क्या होगा, अंधाधुंध जो है भ्रूण की हत्या होती है, मादा भ्रूण की मतलब फीमेल की हत्या हो जाती है और अंतर सामाजिक असंतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, ये वाला आर्गूमेंट जो है हमारा स्ट्रांग है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, नो पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट द सेक्स देयर अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब लोगों को जानने की ज़रूरत है जो उनके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, उन बच्चों के बारे में जानने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर एक ही सही हुआ, वनली आर्गूमेंट वन इज स्ट्रांग, वनली आर्गूमेंट वन इज इसका स्ट्रांग हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में इसी पे और दे रहा हूँ, आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहले मेरे कराने से पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे लिखा है, शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स टू OPT फॉर ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट टू और मेनी प्रेजेंट, मतलब क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में
दो या कई बच्चों के मुकाबले एक ही बाध्य किया जाना चाहिए। मतलब ये दिया है जनसंख्या से रिलेटेड, अपने पॉपुलेशन से रिलेटेड। और आपने अभी एक करंट में न्यूज़ सुना ही होगा कि हमारा इंडिया जो है पॉपुलेशन के केस में नंबर 1 पे आ गया है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। वहाँ पे इसी बात को बोला है कि मतलब जो पेरेंट्स हैं भविष्य में, फ्यूचर में, उनको ये बोलना चाहिए कि आप जो है अभी एक ही बच्चे करो, भले वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन बच्चे एक ही करना है। इसके बारे में ये पहला आर्गूमेंट क्या है, यस दिस इज़ द ओनली वे। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज़ द ओनली वे। अगर लिखा होता दिस इज़ द वन वे तो इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन दिस इज़ द ओनली वे केवल यही एकमात्र तरीका है, ये हो गया वीक आर्गूमेंट, मतलब गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है, नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टेक इट नॉट एडॉप्टेड बाई एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब नहीं, इस तरीके का दबाव डालने की युक्त विश्व में कोई देश नहीं अपनाता है। ये क्या हो गया, ये विश्व के देशों से कंपेयर कर रहा है, वर्ल्ड के कंट्री से हमारे पास कंपेयर कर रहा है। और अगर ओनली वे आ गया, कंपेयर की बात आ गई, तो मतलब दोनों आर्गूमेंट इसके कैसे हैं, वीक हैं, कोई भी आर्गूमेंट स्ट्रांग नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। आई होप अब आपके एग्जाम में जो भी स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, या तो जो भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, या तो जो भी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का। इसके पहले मैंने जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, हर एक में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐड किया है। बस केवल इसमें एक पॉइंट छूट गया था, पॉइंटिंग फॉर्म वाला। तो पहले ये देख लो ब्लड रिलेशन कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन में ऑलवेज 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है हमारा पजल फॉर्म, पजल फॉर्म को हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा है कोडेड फॉर्म, कोडेड इक्वेशन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा हमारा यही छूट गया था, पॉइंटिंग फॉर्म वाला। तो आज इसमें मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन इसी पॉइंटिंग फॉर्म का लिया हूँ। इसके लिए 2-3 चीज़ बातें और हमें याद रखनी है। देखो यहाँ पे जो हिंदी में लिखा रहता है, जैसे हिंदी में लिखा है मामा, हिंदी में लिखा है चाचा, ये बातें तो आप आसानी से समझ जाते हो कि हाँ ये मामा की बातें हैं, ये चाचा की बातें हैं। लेकिन इंग्लिश में इसको सिंगल वर्ड में क्या लिखता है, अंकल। इंग्लिश में क्या लिखेगा, अंकल। अगर हिंदी में लिख के आया मामा या चाचा, मराठी में लिख के आया मामा या चाचा, तो ये जो है इजी होता है समझने के लिए कि मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में अंकल आ गया तो अभी आप अंकल में कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ये मामा की बातें कर रहा है कि चाचा की बातें कर रहा है। इसी तरीके से एक एग्जामिनर ने नया तरीका सोचा यहाँ पे निकालने के लिए, इसको लिख देता है मैटरनल अंकल। मैटरनल मतलब मम्मी, माँ की तरफ से जो अंकल है। माँ की तरफ से अंकल कौन हो सकता है, मामा हो सकता है। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब जो फादर की तरफ से अंकल हैं वो कौन से हो सकते हैं, चाचा। लेकिन अभी यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको मामा, इसको मौसा जी बोल सकते हैं। माँ की तरफ से जो अंकल होते हैं उनको मौसा जी बोल सकते हैं। अगर यही बात हिंदी में और मराठी में बोली जाए, मौसा जी तो आप आसानी से समझ लोगे, लेकिन इंग्लिश में बोली जाए मैटरनल अंकल तो आप मामा और मौसा जी में कंफ्यूज हो जाओगे। सेम इसी प्रकार से पैटर्नल अंकल में चाचा होते हैं और फूफा भी आते हैं। तो इसको किस तरीके से करते हैं, ये मोस्टली जो बच्चे हिंदी या मराठी से देंगे एग्जाम, उनके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहता है और वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये मौसा जी के बारे में पूछा है कि मामा जी के बारे में पूछा है। और इंग्लिश वाले को यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि मौसा जी के बारे में पूछा है कि मामा जी के बारे में पूछा है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, मैटरनल अंकल। और इसमें क्या याद रखना है, एक याद रखना है जेंडर। जेंडर क्या होता है, जेंडर मतलब मेल है या फीमेल। यहाँ पे केवल हम 2 जेंडर की बात करते हैं, एक तो मेल की बात करते हैं और दूसरा फीमेल की बात करते हैं। इसमें हम ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं करते। ये हो गया जेंडर। अगर मेल रहेगा, मेल को क्या करेंगे, इसमें सर्कल में बंद करेंगे और उसके ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे। ये प्लस का साइन क्या दर्शा रहा है, ये मेल है। फीमेल रहेगा तो उसको भी सर्कल में बंद करेंगे, उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन क्या दर्शाएगा, माइनस का साइन दर्शाएगा जो है ये माइनस है, नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई जैसे नाम लिखा है, मान लो कोई नाम लिख दिया है पंकज, PANKAJ, पंकज लिख दिया है। अब इस पंकज को देख के हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करेंगे, अगर पंकज नाम लिखा है और पंकज के बारे में और कुछ नहीं बोला है तो इस पंकज को लेके हमें डिसाइड नहीं करना है कि ये मेल है कि फीमेल। क्योंकि आजकल के जितने भी नाम आते हैं, जैसे आपने सुना होगा पुष्पा, पुष्पा नाम मेल का भी हो सकता है, फीमेल का।
नीरज, नीरज एक कॉमन नाम है, ये मेल का भी होता है, फीमेल का नाम होता है, इसलिए किसी नेम से हम डिसाइड नहीं करते कि ये फीमेल है कि मेल है। और आजकल जब से टिकटॉक आया है आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो, मेल और फीमेल में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मेल है कि फीमेल। इसलिए कभी भी नेम से, किसी के भी नेम से ये डिसाइड नहीं करेंगे ये मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है। ऑलवेज इसमें केवल दो जेंडर लेना है, मेल लेना है और फीमेल लेना है। दूसरा है गैप जनरेशन। गैप जनरेशन क्या होता है, आप खुद को कंसीडर करो, आप जिस गैप जनरेशन में हैं, आपका भाई, आपकी सिस्टर, ये सब कौन से हैं, आपके गैप जनरेशन में हैं। आपकी वाइफ, ये सब जीरो गैप जनरेशन के हैं। वो एक गैप जनरेशन, फर्स्ट गैप जनरेशन के ऊपर कौन से होते हैं, आपकी मम्मी, आपके पिताजी, अंकल, आंटी, ये सब एक गैप जनरेशन ऊपर के आ गए। आप अपने को कंसीडर करोगे तो आसानी से इस बात को समझ पाओगे। आपके गैप जनरेशन में कौन आ गया, जीरो गैप जनरेशन में आप हो गए, आपकी बहन हो गई, आपकी पत्नी हो गई, आपके बहन के जो हस्बैंड होंगे, ये सब जो है जीरो गैप जनरेशन में आते हैं। वन गैप जनरेशन ऊपर कौन हो गया, आपके पिताजी हो गए, माताजी हो गई, अंकल हो गए, आंटी हो गए, ये सब एक गैप जनरेशन के ऊपर हो गए। इनसे भी ऊपर कौन आता है, सेकेंड गैप जनरेशन ऊपर दादा हो गए, आपके दादी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गए, ये सब सेकेंड गैप जनरेशन आपसे ऊपर है। और आपके नीचे कौन कौन आता है, माइनस फर्स्ट गैप जनरेशन, आपका लड़का हो गया, आपकी लड़की हो गई, आपके भाई का लड़का हो गया, आपके भाई की लड़की हो गई, ये सब एक गैप जनरेशन के नीचे आ जाएंगे। और सेकेंड गैप जनरेशन के नीचे कौन आता है, आपके लड़के का लड़का हो गया, आपके लड़की की लड़की हो गई, ये सब क्या है, ये सब सेकेंड गैप जनरेशन के नीचे आते हैं। बस केवल अगर आपको ब्लड रिलेशन में इतना बेसिक जानकारी है तो आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, चाहे वो पजल फॉर्म का हो, या तो कोडेड फॉर्म का हो, या तो पॉइंटेड फॉर्म का हो। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन अ फैमिली, एक परिवार में, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ए क्या है, बी का पति है। ए क्या है हमारा, ए जो है बी का पति है। तो ये हो गया ए, और पति है, पति के लिए हम डबल साइन का यूज करते हैं। पति के लिए कैसे साइन का यूज करेंगे, डबल साइन का, नहीं तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये भाई बहन भी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ए जो है पति है, किसका पति है, बी का पति है। अब बी के बारे में नहीं पता, ए के बारे में तो पता है पति है, तो बी को हम अपने आप अपने कॉमन सेंस से माइनस दे सकते हैं, क्योंकि पति किससे साइन करेगा, फीमेल से ही, पत्नी से ही साइन करेगा, तो इसलिए ये बी माइनस हो गया। अब आगे पढ़ो क्या बोला है, शी इज़ द सन ऑफ ए। सी क्या है, ए का सन है, ए यहाँ पर है। अब सन कौन से जनरेशन में आएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे, सी जो है आपका बेटा है, सी की का बेटा है, ए का बेटा है, ए का बेटा है, इसलिए जो है नीचे आ जाएगा। ये हो गया सी, क्या है सी, सी बेटा है, तो बेटा किस में आ जाएगा, मेल में प्लस हो गया। इसके आगे क्या बोल रखा है, आगे बोला है कि डी इज़ द डॉटर ऑफ बी। जो डी है बी की डॉटर है, बी की डॉटर कहाँ आएगी, बी की डॉटर नीचे आएगी। अगर ये डॉटर है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बात समझो कि ए और बी पति पत्नी हैं, ए का लड़का सी है और बी की लड़की डी है, तो सी और डी आपस में क्या हो गए, कॉमन सेंस के हिसाब से ये दोनों भाई बहन हो गए। ये क्या हो गए आपस में, ये दोनों भाई बहन हो गए। यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बन गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, एफ इज़ द डॉटर ऑफ बी। एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। एफ जो है जी की डॉटर है, तो एफ यहाँ पे बना दो और जी यहाँ पे कर दो। अभी एफ जो है क्या है, डॉटर ऑफ जी, जी की डॉटर है, तो ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे एफ क्या है, एफ जो है डॉटर है, एफ इज़ द, एफ जो है जी की पुत्री है, तो जी ऊपर आ जाएगा हमारा और एफ जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एफ क्या है, पुत्री है, तो एफ जो है माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देखो जो मैंने इतना बनाया, ये वाला डायग्राम बनाया, इसमें न तो कहीं जी है और न कहीं एफ है, इसलिए हमें इस वाले डायग्राम को अलग बनाना पड़ा, कहीं कोने पे बनाना पड़ा। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, सी इज़ द फादर ऑफ एफ। सी इज़ द फादर ऑफ एफ। सी क्या है, एफ का फादर है। सी क्या है, एफ का फादर है, मतलब ये जो एफ है ये क्या है, सी की ही बेटी है, ये सी की ही बेटी है। यहाँ पे ये आ गया। अब जब ये सी की बेटी है तो सी जो है, एफ क्या है, एफ जो है जी की भी बेटी है, मतलब ये जी और एफ, यहाँ पे ये जो बचा जी और सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। अगर सी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। अब जितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे आप उनका आंसर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे पूछा क्या क्या है, यहाँ पे देखो क्या क्या पूछा है। यहाँ पे बोला है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ।
ए जो है कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, एफ क्या है, एफ के पिता का पिता जो है ए है, एफ के फादर सी और सी के फादर ए, तो क्या हो गया यहाँ पे दादा हो गया। दादा कौन सा आता है, मैटरनल फादर। दादा क्या हो जाएगा, मैटरनल फादर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दादा आंसर आ गया मैटरनल फादर। यहाँ पे देखो मैटरनल फादर लिखा है, यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब नाना। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, ये दादा की जगह पे लिखना चाहिए था पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा की जगह पे क्या लिखना चाहिए था, पैटर्नल, और नाना की जगह पे लिखना चाहिए था जो है मैटरनल। तो अगर आप इंग्लिश के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल ग्रैंडफादर सही हो जाएगा। अगर हिंदी के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पे ये दादा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका क्या आंसर आएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन का है। इसमें क्या बोला है, ये भी है पॉइंटिंग फॉर्म का। पॉइंटिंग अ वुमेन मतलब एक महिला की ओर देखते हुए, मतलब इशारा करते हुए। अ मैन सेज कोई एक आदमी कहता है, समझ लो ये हो गई वो महिला, ये हो गई महिला, और ये हो गए भाई साहब आदमी, ये आदमी हो गए। अब क्या बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए ये आदमी कहता है, शी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, मतलब शी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ, वह केवल पुत्रवधि है, ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, मेरे बेटे के इकलौते बेटे की वह पुत्रवधू है। यहाँ पे हिंदी में एक बार पढ़ लो, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। मतलब एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, मान लो ये हो गई जो है, ये मैंने महिला बना दिया, ये यहाँ पे वुमेन लिख दिया, इसको माइनस से दर्शा दिया। कोई व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इनकी ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, ये कौन है, वह मेरे पुत्र के दादा, वह मेरे पुत्र के दादा। इसके पुत्र कौन से हो जाएंगे, इसके पुत्र ये हो गया पुरुष, ये हो गया मेल जो हो गया यहाँ पे प्लस, इसका पुत्र जो है नीचे आ जाएगा, इसका जो है बेटा क्या आ जाएगा, सन जो है नीचे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वह मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा, इसके बेटे के दादा क्या हो जाएंगे, इसी के जो है ये मेल के जो ये आदमी है इसके फादर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गए जो है ग्रैंडफादर, समझो मैं जीएफ, जीएफ मतलब ग्रैंडफादर है और कुछ मत समझ लेना। यहाँ पे जीएफ ग्रैंडफादर ये हो गया प्लस, इसी के जो है ग्रैंडफादर के इकलौती पुत्रवधू है, इनकी पुत्रवधू कौन होगी, मतलब इनके बेटे की ही पत्नी हो जाएगी, ये क्या हो गए पति पत्नी। तो यहाँ पे यही पूछ रखा है, तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो औरत है वुमेन है, ये इस मेल से पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, वाइफ। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी पे लिया है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपके एग्जाम में ये सिलेबस दिया है कि सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिख रखी है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये कोई एक टेबल हो गया, इसको बोलते हैं राउंड टेबल। आपके घर में भी कोई टेबल होगा जिस पे सब बैठ के खाना खाते हैं, या तो हो सकता है वो राउंड टेबल हो, या स्क्वायर हो सकता है, या किसी प्रकार का टेबल हो सकता है। अब इसका ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया बीच का पॉइंट। यहाँ पे ABCD जो लिख रखा है ये जो है व्यक्ति हैं, ये क्या है, ये मेल और फीमेल, कोई व्यक्ति जो है इसके चारों ओर बैठे हैं। जो ये एरो अंदर की तरफ दर्शा रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के बना है, ये एरो क्या दर्शा रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब ये दर्शा रहा है कि ये जो ए व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे ए व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, इसका मुंडी किधर है, इसका मुंडी इसके इस टेबल के शीर्ष की तरफ है, इस टेबल की तरफ है। ये क्या दर्शा रहा है, इसका जो मुंडी अंदर की तरफ है, मतलब ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे ई का भी देखो, ई क्या है, ई का जो मुंडी जो है अंदर की तरफ है। यहाँ पे एफ जो है बाहर है और जी भी बाहर है, एफ जो है बाहर है, जी भी बाहर है, मतलब ये कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि इनका जो है मुंडी अलग तरीके से है। तो इसमें और क्या क्या बातें याद रखनी है, केवल ये 2 बातें याद रखो। अगर ये बोलेगा कि जो है कोई एक राउंड टेबल पे या तो किसी स्क्वायर पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं और उनका सर टेबल की तरफ है, तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। अगर बोलेगा बाहर की तरफ है तो यहाँ पे ऐसे बनाना है। अब आगे नेबर मतलब क्या होता है, नेबर मतलब निकट, नेबर मतलब क्या यहाँ पे लिखेंगे निकट।
अगर नेक्स्ट टू, क्वेश्चन में नेक्स्ट टू बोला, नेक्स्ट टू मतलब अगला स्थान। अगर बिटवीन बोला, बिटवीन मतलब बीच में। अगर अपोजिट बोला तो अपोजिट मतलब विपरीत। अपोजिट बोला तो अपोजिट मतलब विपरीत। जैसे ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट कौन है, ई है। ए के अपोजिट कौन है, ई है। नेक्स्ट टू, ए के जो है अगले स्थान पे कौन है, ए के नेक्स्ट टू अगले स्थान पे कौन है, हमारा एच है। ए के अगले स्थान पे बी भी हो सकता है। बिटवीन मतलब बीच में। बी और एच के बीच में कौन है, बी और एच के जो है बिटवीन में कौन है, बीच में कौन है, ए है। आगे बोला है फेसिंग, फेसिंग मतलब सम्मुख, फेसिंग। जैसे पूछ लिया यहाँ पे ए के जो है सामने, ए के सम्मुख फेस कौन सा किया है, ए के सम्मुख फेस किसका है, ई का है। इस तरीके से फेसिंग मतलब। लेफ्ट राइट मतलब बायां दायां। लेफ्ट राइट के कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, ये किस तरीके से आएगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट का क्या कंसेप्ट है, लेफ्ट राइट मतलब बायां दायां। अगर ए का बोला, ए का दाहिना क्या होगा, ए का दाहिना क्या होगा मतलब ए का राइट क्या होगा। तो आप जिस तरीके से बैठ के ये मतलब लेक्चर देख रहे हो, तो आपका राइट ही ए का राइट हो जाएगा। ए का राइट क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। जो आपका राइट है वही ए का राइट हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट है वही ए का लेफ्ट हो जाएगा। आपका राइट क्या हो गया, ए का राइट। आपका लेफ्ट क्या हो गया, ए का लेफ्ट हो गया। अगर कोई व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट आपका राइट हो जाता है और आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट हो जाता है। अगर बाहर की तरफ देख रहा है, जैसे यहाँ पे बी लिखा है, बी क्या देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट कहाँ पे हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट है ये इसका राइट हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट है ये इसका राइट हो जाएगा और जो आपका राइट है इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बस केवल इसमें यही इतनी बातें याद रखनी है। आगे ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसी में गलती होती है। अगर हु आया, हुज आया, डैट आया, विच आया, हुज आया, तो इसको क्या कंसीडर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। एंड आया, वाइल आया, बट आया, एंड वाइल बट, तो इसको जो है सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये लेके रख लो। ऐसा नहीं कि केवल आपके ये बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव का नाम दे रखा है कुछ इस तरीके से, क्यों आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। मतलब कोई एक सर्कुलर टेबल है तो यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो एक सर्कल पहले ले लेते हैं, ये एक सर्कल ले लिया। अब क्या बोला है कि ये जो है 8 व्यक्ति जो है सर्कल के टेबल पे बैठे हैं। किस तरीके से बैठे हैं, यहाँ पे बोला है जब सर्कुलर टेबल पे, किसी सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे मीटिंग करने के लिए तो सबका फेस एक ही साइड रहेगा, मतलब अंगद की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे सबका फेस कुछ इस तरीके से बना दो। ये 8 जन का फेस बना दो, ये हो गया 3rd, ये 4th। इस तरीके से बनाओ कि एक दूसरे के अपोजिट रहें। ये 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। अब क्वेश्चन को इतना पढ़ने के बाद, इतना बनाने के बाद आपने ये 2 लाइन पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिए, तो इसको पढ़ने के बाद आप इसने टेबल को बना सकते हो। अब आगे पढ़ो और जो जो बोला है उस पॉसिबिलिटी को बनाते चलो। यहाँ पे बोला है जे इज द सेकेंड ऑफ राइट ऑफ पी, मतलब जे कहाँ पर है, सेकेंड ऑफ द राइट ऑफ पी। पी को मान लो यहाँ पे मैंने बैठा दिया, पी को यहाँ पे बैठा दिया। अब जे कहाँ पर है, सेकेंड राइट है, मतलब पी के सेकेंड राइट है। पी का राइट कहाँ होगा, जो आपका राइट है वही पी का राइट होगा। आप अपने राइट के हिसाब से सेकेंड नंबर पे जे को बैठा दो। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तो जो कुछ यहाँ पर है जे यहाँ पे आ जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। देखो यहाँ पे हु आ गया। अभी हु किसके लिए यूज होता है, हु एक बार फिर से पीछे जाओ चेक करो, हु किसके लिए यूज होता है, हु हमारा किसके लिए यूज होता है, हु ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हु किसके लिए यूज होगा, हु ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो फिर से आओ यहाँ पे, अब अप्लाई करो। पी हु इज थर्ड ऑफ द राइट ऑफ के, मतलब किसके बारे में बोला है, हु किसके बारे में बोला है, यहाँ पे बोला है हु इज द थर्ड ऑफ द राइट ऑफ के, मतलब ये पी के बारे में बोल रखा है। पी कहाँ है, के थर्ड राइट में है। पी कहाँ पर है, के थर्ड राइट में है। अभी यहाँ पे पी बैठा है तो के को हम कहाँ बैठाएं कि जो है थर्ड राइट में पी आ जाए। अगर मैं इस तरीके से बैठा रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं आएंगे, तो हमें जो है के को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। के यहाँ पे बैठा दिया। अब देखो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे पी आ गया थर्ड राइट पे, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी सही है। अब आगे पढ़ो और आगे डायग्राम को बनाओ। उसके बाद फिर एम इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ।
ओ के सेकेंड लेफ्ट पे है। ओ के कहाँ पर है? ओ के सेकेंड लेफ्ट पे है। तो ओ को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा? आप ज़रा इसके बारे में सोचो। ओ को हम कहाँ पे बैठाएं? ओ कहाँ पर है? एम इज़ द सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ ओ। अगर एम को यहाँ पे बैठा रहे हैं, एम को यहाँ पे बैठा रहे हैं, तो इसका जो है सेकेंड लेफ्ट क्या आएगा? एम इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु इज़ द सीट बिटवीन पी एंड जे। मतलब पी और जे के बीच में बैठा है। पी और जे के बीच में कौन बैठा है? पी हमारा ये हो गया, जे हमारा ये हो गया। इसके बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है। ओ यहाँ पे बैठ गया। अब एम यहाँ पे बैठेगा तभी ये इसके जो है लेफ्ट में आएगा ओ के। तो एम हमारा यहाँ पे आ गया। पी और जे के बीच में ओ बैठा था और ओ के सेकेंड लेफ्ट पे एम है, तो एम यहाँ पे आ गया। अब आगे पढ़ो। एल इज़ द नॉट अ नेबर ऑफ के और एन। एल जो है ना तो ओ के का पड़ोसी है और न ही एन का पड़ोसी है, मतलब के का पड़ोसी। अगर मैं यहाँ एल को रख रहा हूँ तो ये किसका पड़ोसी हो जाएगा? एल। अगर मैं यहाँ एल को रख रहा हूँ तो ये के का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ मना किया है, यहाँ पे एल नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे भी एल को रख रहा हूँ, यहाँ पे एल को रख रहा हूँ, तो भी जो है ये के का पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब एल कहाँ पे आ जाएगा? एल यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा क्या हमारा? यहाँ पे एन आ जाएगा और जो बचा है, और क्या बचा है? जे क्यू बच गया है। क्यू या जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? हु इज़ द अपोजिट ऑफ क्यू। क्यू के अपोजिट कौन है? क्यू यहाँ पे है। क्यू के अपोजिट कौन है? क्यू के अपोजिट पी है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। ऑप्शन नंबर सी मतलब पी हो गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है हु इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? जे कहाँ पर है? जे हमारा यहाँ पर है। इसका बायां, इसका लेफ्ट कौन सा हो गया? ये इस तरफ से जाओगे राइट आ जाएगा, यहाँ पे आओगे लेफ्ट हो जाएगा। पहला दूसरा। पी के जो है सेकेंड लेफ्ट पे कौन सा है? पी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी पी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन ने बोला है हु इज़ द सिटिंग बिटवीन के एंड एम। मतलब के और एम के बीच में कौन बैठा है? के हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। एम कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके बीच में बैठा कौन है? एन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है एन। इस तरीके से आप ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं डायग्राम से देख के कर सकते हो। ये आपके लिए HW हो गया। तो आई होप आप सिटिंग अरेंजमेंट के अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आपको ये इतनी बेसिक बातें पता हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है आई टेस्ट पे। एग्जामिनर आपकी आई टेस्ट करना चाहता है कि जो है रील देखते देखते आपकी आई बची है कि चश्मा लग गया है। यहाँ पे देखो क्या दिया है? ई दिया है। हमें किसी न किसी प्रकार से ई दिया है। इस ई को क्या किया है? यहाँ पे ई कुछ इस प्रकार से थी तो इसको इन्होंने ऐसे कर दिया है। मतलब क्या किया है? यहाँ पे देखो क्या किया है? ये जो है 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 90 डिग्री रोटेट किया है। फिर ई इस तरीके से था, इस तरीके से कर दिया, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री रोटेट कर दिया। आगे भी क्या होगा? 90 डिग्री रोटेट होगा। तो ई कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ये देखो इतने ईजी थे कि तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। केवल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? यहाँ पे फाइंड द ट्रायंगल। अभी तक आपके एग्जाम में 4 प्रकार के जो है फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं। मैंने आपको स्क्वायर करा दिया है, आपको सर्कल फाइंड करने सिखा दिया है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने सिखा दिया है, लेकिन ये ट्रायंगल बच गया था। तो आज हम ट्रायंगल को सीख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल को किस तरीके से फाइंड करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रायंगल दिया है तो यहाँ पे ऐसे गिनने बैठ जाएंगे। ये एक ट्रायंगल हमारा हो गया, फिर यहाँ पे फिर इसको ले लेंगे, ये 2 ट्रायंगल हो गया। अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना है? 1 2 3 4, 4 है। अब क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है। 4 में 3 को ऐड करोगे 4 3 7, 7 में 2 को ऐड करोगे 9, 9 में 1 को ऐड करोगे 10। यहाँ पे टोटल नंबर ट्रायंगल कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पे एक एक काउंट नहीं करना है, सीधा अगर किसी भी प्रकार का ऐसा है तो जितने हैं 1 2 3 4 इसमें काउंट करके लिख दो। उसके बाद उन सबको ऐड करते चले जाओ, जितना आ जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि जिस तरीके से प्लांट जो है प्लांट बॉटनी से रिलेट है उसी प्रकार मैन किससे रिलेट होगा। मतलब प्लांट को किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं। प्लांट को किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार मैन की स्टडी को क्या कहा जाएगा? मैन की स्टडी को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन,
ये है महाराष्ट्र बीएड का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन और माइनस मीन्स डिवीजन, सब्ट्रैक्शन मीन्स डिवीजन और डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, प्लस मीन्स जो है मल्टीप्लिकेशन। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक एक ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे बोला है मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे एडिशन का साइन लगा दो। उसके बाद फिर सॉरी माइनस मीन्स डिवीजन, यहाँ पे माइनस बोला है तो यहाँ पे डिवीजन लगा दो। उसके बाद फिर डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवीजन क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का लगा दो। आगे प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लगा दो। अब इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 5/10, यहाँ पे इतना आ गया। उसके बाद फिर प्लस ये 4 और 4 में से 3 जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ से 2 जाएगा 2 8 और 1 कितना हो गया 9। तो इसका पहले ही ऑप्शन में मैंने चेक किया और पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। विच इक्वेशन इज करेक्ट पूछा था, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें इन 3 ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला सही हो गया तो केवल 4 में से एक ही सही आंसर होता है और पहला ही हमारा राइट आंसर आ गया, तो तीनों अपने आप रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेटर सीरीज पे। इस लेटर सीरीज पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो लेटर सीरीज को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इनका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरीके से होगा? एफ कितने नंबर पे आता है? एफ हमारा हो जाएगा 6 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? ई आ जाएगा 5 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आएगा? आई 9 नंबर पे। जी कितने नंबर पे? जी 7 नंबर पे। एल कितने नंबर पे? सब बोलो, एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखो, पहले नंबर बड़ा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है। तो कौन सा फॉर्म चल रहा है? कुछ इस तरीके से धड़कन की तरफ जो है ये रिलेट कर रहा है, जहाँ पे या तो नंबर सीरीज में या लेटर सीरीज में, जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जो धड़कन की तरफ जो है ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे लगाते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है? एक को छोड़ कर एक। जैसे यहाँ से 6 से 9 को रिलेट करना है, 9 से 12 को रिलेट करना है, 12 से 15 को रिलेट करना है, बीच में एक एक छोड़ते जाना है। और ऊपर 5 को 7 से रिलेट करना है, 7 को 9 से रिलेट करना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। 6 से 9 तक गए, 6 से 9 तक गए मतलब प्लस का 3 ऐड किए। 9 से 12 तक गए, 9 से 12 तक कब जाएंगे? जब प्लस का 3 ऐड करेंगे। और यहाँ से 12 से 15 तक गए, प्लस का 3 ऐड किए। मतलब इस वाले पहले वाले सीरीज में क्या चल रही है? +3 +3 +3। इसी तरीके से दूसरा सीरीज चेक करो। 5 से 7 तक गए, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ। 7 से 9 तक गए, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ। तो अगला क्या आने वाला है? अगले में भी प्लस का 2 होगा। और जब 9 में 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 कौन से लेटर का नंबर है? 11 हमारा हो जाएगा ये के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। आई कितने पे आता है? आई आ जाएगा 9 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। जे कितने पे आता है? 10 पे। और के कितने पे आएगा? के हमारा हो जाएगा 11 पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे ये लिखा है, जिस प्रकार फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से रिलेट है, जिस प्रकार फिफ्थ नंबर जो है 6th नंबर से रिलेट है, उसी प्रकार इस 4th नंबर से कौन सा नंबर रिलेट होगा, यहाँ पे यही पूछा है। तो देखो 10 से क्या हुआ? 10 से 45 हुआ। 10 से 45। अब आपको जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं पूरा इसमें जो है अपना दिमाग झोंक देना है। यहाँ से 10 से 45 किस तरीके से आ सकता है? तो ये देखो क्या है, ये लगभग है 10 का 5 गुना, 5 टाइम्स। 10 × 5 - 5, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब सेम यही कंडीशन, जो ये कंडीशन हमें मिल गई, अब ऐसा ही कंडीशन कुछ इसमें 11 और 55 में चेक करना है। 11 और 55 में चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 5 × 55। देखो यहाँ पे -5 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किए तो सीधा 55 आ गया। मतलब ये जो कंडीशन हम सोच रहे हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। अब दूसरा फिर से माइंड लगाओ। 10 से 45 हम कब जा सकते हैं? 10 से 45 हम कब जा सकते हैं? अगर मैं 10 का जो है, देखो 10 से 45 जाना है। 10 से 45, अगर 10 में मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 10 में मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना पहुंच जाऊंगा? 90 पहुंच जाऊंगा। और 90 में 2 से डिवाइड कर दूं, 90 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 45 आ जाएगा। ये एक लॉजिक हो सकता है। अब ये जो लॉजिक मिल गया,
अब इसी लॉजिक को जो है हमें दूसरे क्वेश्चन में चेक करके देखना है कि क्या ये लॉजिक सही सोचा है कि मैंने नहीं। 11 में 10 में यहाँ पे 9 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 का एक छोटा नंबर, 10 से एक छोटा नंबर क्या है 9 है, यहाँ पे एक माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया। 11 का एक छोटा नंबर कौन सा है, 11 में एक का माइनस करो, 11 का छोटा नंबर आ जाएगा 10, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1010, 110 आ गया। जब 11 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 110 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या किए थे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 55। देखो ये जो लॉजिक मैंने पहला वाला लॉजिक तो गलत निकल गया, लेकिन जो आपने दूसरा लॉजिक सोचा यही वाला इसका राइट निकल गया। लॉजिक क्या है, जो नंबर दिया है उसमें से -1 करना है और उसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसा नहीं कि अभी आपका ही यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे हर एक को इस तरीके से कंडीशन जो है सोचना ही पड़ेगा और इस तरीके से चेक ही करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो हर एक स्टूडेंट टाइम दे रहा है, आप कम टाइम दे रहे हो तो हो सकता है वो स्टूडेंट कहीं और से पढ़ा हो ज़्यादा टाइम दे। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। तो यहाँ पे अभी 28 कब आएगा, अगर मैं पहला नंबर उठाता हूँ 8 का एक छोटा नंबर कौन सा होता है, 8 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 से 56। अब 56 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जब पहला ही मैंने चेक किया आंसर मिल गया तो ये तीनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 8 आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिक्शनरी से पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा आने वाला है, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा ये चेक करो। अभी यहाँ पे जो सेम है, देखो SER यहाँ पे दिया है, SER यहाँ पे दिया है, SER यहाँ पे दिया है, सब में से SER गायब कर दो। अब आगे चेक करो क्या पे है, यहाँ पे I है, I 9 पे आता है, E है, E 5 पे आएगा, R कितने पे आएगा 18 पे आएगा, यहाँ पे I है 9 पे आएगा, यहाँ पे I है 9 पे आएगा। मतलब पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा, तो ये इसका गलत आंसर हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि पूछा है थर्ड पोजीशन का, तो ये कहाँ पर है, ये वाला जो है यहाँ पर लिखा है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद फिर इन्हीं तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। ये तो 18 आ गया, ये बहुत बड़ा हो गया, तो पाँचवा वाला भी गलत हो गया। पाँचवा वाला कहीं दिया है, पाँचवा वाला दिया ही नहीं है। अब इन तीन में से हमें चेक करना है। 9 के बाद क्या दिया है, E दिया है, E 5 पे आता है। यहाँ पे क्या दिया है, O दिया है, O 15 पे आता है। I के बाद यहाँ पे क्या दिया है, A दिया है, एक पहले पे आता है। तो इसके बाद कौन सा आने वाला है, ये इसका पहले पे आ जाता, पहले के बाद फिर ये लास्ट वाले पे आने वाला था, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ये दूसरे नंबर पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 ये आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, और लास्ट वाला हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो पूछा कौन सा नंबर का है, थर्ड नंबर का पूछा है। तो थर्ड नंबर में क्या हो गया, सीरीज कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट के मारा है। ये क्या पूछा है, लेटर सीरीज से नंबर सीरीज का रिलेशन पूछा है। लेटर सीरीज से नंबर सीरीज का रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं, इस क्वेश्चन को आप जो है आराम से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। 6219 का कोड क्या दिया है, यहाँ पे 6219 का कोड दे दिया है, सचिन इज अ क्रिकेटर। मतलब सचिन इज अ क्रिकेटर का कोड क्या दिया है 6219। आगे क्या लिखा है, ही प्लेड फॉर मुंबई, वह मुंबई के लिए खेलता है, इसका कोड दिया है 2646। आगे क्या पूछा है, मुंबई इज अ वेरी फेमस, इसका कोड हमसे पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इसे एक बार अपने मन की आंखों से देखते हो, मतलब आंखें बंद करो और सोचो इसके बारे में क्या दिया गया है। अगर सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन इज अ क्रिकेटर को आप ध्यान से देखो, इनके लेटरों को ध्यान से देखो, तो आपको 2 सेकंड में लॉजिक पता चल जाएगा कि इसका लॉजिक क्या आने वाला है। सचिन को देखते ही मान क्या पता चल रहा है, इसमें कितने लेटर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। सचिन में कितने लेटर लिखे हुए हैं, 6 लेटर लिखे हुए हैं। इज में कितने लेटर लिखे हुए हैं, इज में 2 लेटर लिखे हुए हैं। अ हमारा एक ही लेटर है। उसके बाद फिर क्रिकेटर में कितने लेटर लिखे हुए हैं, क्रिकेटर में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर लिखे हुए हैं। मतलब ये जो 6219 दिया है ये कुछ और नहीं, इन्हीं जो है सेंटेंस दिया है, इन्हीं के लेटर का नंबर दिया गया है। इस लेटर में कितने नंबर दिए गए हैं वही यहाँ पे लिख दिया है। अब खुद से वेरीफाई करने के लिए इसका वाला चेक कर लो, ही में कितने लेटर हैं, 2 है तो 2 लिखा है। प्लेड में कितने लेटर हैं, 6 है तो 6 लिखा है। फ्रॉम में कितने हैं, 4 है तो 4 लिखा है। मुंबई में कितने हैं, 6 है तो 6 लिखा है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया।
अगर आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते तो आप सॉल्व न कर पाते, क्योंकि तब आपको लॉजिक ही नहीं पता था कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही आपको लॉजिक पता चल गया, अब आप इस क्वेश्चन को उड़ उड़ के 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? मुंबई में कितने लीटर होते हैं? मुंबई में हमारा 6 लीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। इज में 2, उसके बाद फिर वेरी में कितना होता है? 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? ये भी दिया है नंबर सीरीज से लेटर सीरीज का रिलेशन। यहाँ पे बेल लिखा है, बेल। अभी क्या करना है आपको? ये बेल बिल नहीं लिखना है कि यहाँ पे बेल लिख के इस तरीके से चेक कर रहे हो, ये बेल बिल का ज़माना गया। सीधा आपको जो है इनका नंबर लिखना है। बेल बी का कितना नंबर होता है? बी कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। ई कौन से नंबर पे आता है? ई हमारा आता है 5 नंबर पे। एल कौन से नंबर पे आएगा? एल 12 नंबर पे आएगा। फिर से एल कौन से नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे आएगा। आपने इतना लिख दिया। अब इनका कोडिंग क्या दिया गया है? कुछ ये कोडिंग दिया गया है, तो इसको लिख दो 11 11 4 1, ये कोडिंग दिया गया है। अब अपने माइंड का सारा जो है यूज करो, यहाँ पे किस तरीके की कोडिंग यहाँ पे दी गई है। तो आप ज़रा चेक करो यहाँ पे किस तरीके की कोडिंग दी गई है। मुझे तो यहाँ पे कोडिंग दिख गया भाई, किस तरीके की दी गई है। क्या आप सबको दिखा है? 10 मिनट आप एक बार चेक कर लो किस तरीके की कोडिंग दी गई है। चलो, शायद आप चेक कर चुके होंगे। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके की कोडिंग दी गई है। देखो यहाँ पे 12 है, ये आपको 12 दिख रहा है, और आपको ये 11 में दिख रहा है। देखो तिरछी नज़र से देखो, तिरछी नज़र मारो और दोनों को देखो। यहाँ पे भी 12 दिया गया है, यहाँ पे भी 12 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे भी 4 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है। मतलब तिरछी नज़र से देखे तो आपके मन में क्या आया? अरे ये जो लेटर है इसमें से -1 किया है, इसमें से -1 किया है, इसमें से -1 किया है, इसमें से -1 किया है। मतलब ये एक लॉजिक बन रहा है। जो है लास्ट वाला -1 करके पहले लिखा, उसके बाद फिर ये थर्ड नंबर में से -1 करके लिखा, सेकंड में से -1 करके थर्ड पोजीशन पे लिखा, फर्स्ट में से -1 करके फोर्थ पोजीशन पे लिखा। अब यही सेम लॉजिक आपको इसमें अप्लाई करके चेक कर लो। हियर में एच कितने पे आएगा? 8 पे आएगा। ई कितने पे आएगा? 5 पे आएगा। ए कितने पे आएगा? ए 1 पे आएगा। आर कितने नंबर पे आएगा? आर 18 नंबर पे आएगा। अब माइनस करो, इसमें से माइनस करोगे 18 में से माइनस करोगे 17। यहाँ पे देखो 17 जो है दिख रहा है। 1 में से 1 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। 0 मतलब 26 पे पहुँच गए। देखो 26 दिख रहा है। मतलब ये जो लॉजिक मैंने सोचा था यही लॉजिक इसमें काम कर रहा है। अब आपको इसका आंसर फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आंसर मिलने वाला है। देखो ये मिल्क, मिल्क एम कितने पे आता है? 13 नंबर पे। आई कितने पे आता है? 9 नंबर पे। के कितने पे आएगा? 11 नंबर पे। और ई कितने पे आता है? 5 नंबर पे। अगर आपको इन जो है लेटर का नंबर नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ये सब आपको ऐसा याद होना चाहिए जैसे आप अपने पड़ोसियों को नाम याद करके रखे हैं। ई में से 1 को माइनस करोगे, 5 में से 1 को माइनस करोगे 4। 4 कौन से नंबर पे है? देखो सब में 4 दे रखा है। 11 में से 1 माइनस करोगे 10। देखो कहाँ कहाँ पे 10 दिखा रहा है? सब में दिख रहा है। 9 में से 1 को माइनस करोगे, 9 में से 1 को माइनस 8। 8 कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? 8 इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी तीनों में दिख रहा है। और 13 में से 1 को माइनस करोगे 12। 12 कहाँ पे दिख रहा है? 12 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? ये भी दिया है नंबर सीरीज पे। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो ये पूछा है। क्या पूछा है पहले इसको देख लो। सिलेक्ट ऑड वन, ऑड वन हमें फाइंड करना है। मतलब इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से सिमिलर हैं, एक ऑड है, वही ऑड वाला हमें फाइंड करना है। देखो 20 से 406, 20 से 406 हो रहा है। मतलब इतने छोटे नंबर से हमें इतने बड़े नंबर की तरफ जाना है। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है तो इसमें कुछ एडिशन होगा नहीं, न इसमें किसी का सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो किसी का मल्टीप्लाई हुआ रहेगा या तो इसका स्क्वायर हुआ रहेगा, या तो मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये नंबर कैसा दिख रहा है? ये नंबर इसके स्क्वायर के नज़दीक दिख रहा है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 में क्या ऐड किया? 6 को ऐड कर दिया। 400 में 6 को ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? 406। अब सेम यही लॉजिक हम दूसरे नंबर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 10 को उठाओ और 10 को उठा के यहाँ पे लिखो। ये लिख लिया आपने। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100। 100 में कितना ऐड किया? 106 पहुँचने के लिए 6 ऐड किया। मतलब ये लॉजिक लग रहा है काम कर रहा है, क्योंकि
यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 6 हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 6 हुआ है। अब आगे चेक कर लो। आगे चेक करने के लिए ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 200 पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा। इसमें प्लस का 6 ऐड कर रहे थे, इसमें भी प्लस का 6 ऐड कर रहे थे, लेकिन बी वाले में प्लस का 4 ऐड कर रहे हैं। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और वो 150 150 तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 6 ऐड करना पड़ेगा। मतलब हर एक जगह प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 ऐड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जहाँ पे प्लस का 4 ऐड कर रहे हैं। तो ऑड कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा दिया गया है नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे ही पूछे जाने हैं। यहाँ पे देखो 1 दिया गया है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद 36, 36 के बाद 108, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या आएगा। तो फाइंड करो ज़रा, यहाँ पे लॉजिक देखो, यहाँ पे ये जो है छोटा नंबर दिख रहा है, यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है ऐड हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे 36 और 108, 36 और 108 का जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पे क्या आपको समझ में आएगा, 36 से 108 पहुँचना है, मतलब कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ, ये 108 जो है 36 का 3 टाइम है, 3 का मल्टीप्लाई किया तो कहाँ पहुँच गया 108 में। 18 का शकल देखते ही मान यहाँ पे पता चल रहा है कि 18 से 36 कैसे पहुँच सकते हैं, प्लस का 2 मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है 2 कर दिया। और 6 से 18 कैसे पहुँच सकते हैं, 6 से 18 कैसे पहुँच सकते हैं, ये खुद अपने आप में बता रहा है कि हमसे 3 से मल्टीप्लाई करा दो। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 18 पहुँच गए। क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 3 से 6 पहुँचने के लिए मल्टीप्लाई 2, 1 से 3 पहुँचने के लिए मल्टीप्लाई 3। मतलब पहले मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3, आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 108 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूना 16, 8 टू जा 16, 2 0 1, 2 1 जा 2, 216। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपने ट्रेंगल का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वो किसमें, ट्रेंगल में ही आया था। ये भी, इसमें भी हमें त्रिभुज की संख्या फाइंड करनी है, ट्रेंगल फाइंड करना है। अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन जो है आपके महाराष्ट्र एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन जो है बिहार एग्जाम में आया था कि ट्रेंगल इसमें किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने खाने थे हर एक मैंने बॉक्स को एक एक नंबर दे दिया। यहाँ पे कितने नंबर आ गए, 8 नंबर पे। उसमें त्रिभुज वाले में, ट्रेंगल वाले में क्या करना था, हर एक को नंबरिंग देना था और इनको ऐड कर देना था। 3 2 5 1 6, 6 ट्रेंगल आ गए। लेकिन यहाँ पे हर एक को नंबरिंग देना है, ऐड नहीं करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 8। इसी 8 का डबल कर दो, 8 का डबल करो तो कितना आ जाएगा 16, 8 का डबल 16। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16। अब आप आई होप ट्रेंगल भी काउंट करना सीख गए, स्क्वायर भी काउंट करना सीख गए, रेक्टेंगल भी काउंट करना सीख गए, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी सीख गए, नंबर ऑफ क्यूब भी सीख गए, और क्या था, और एक था सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल भी पूछ गए। अब किसी भी टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे उड़ उड़ के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आई टेस्ट करना चाहता है, और इसी आई टेस्ट के साथ जो है सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। लगभग मैंने 32 या 35 क्वेश्चन लिया था। आप अपनी जरा आंखों का जोड़ लगाओ, आंखों का जोड़ लगाओ और बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे किस तरीके से किया गया है, ये जो एक इस तरीके का कुछ पंखुड़ी दिया गया है, यहाँ पे इस पंखुड़ी को आगे क्या कर दिया गया है, ये चेक करो। यहाँ पे इस पंखुड़ी को 45 डिग्री रोटेट करके कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है। यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट किया, ये दिख रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे लिख दिया है, और उसके एक ऊपर पंखुड़ी और ऐड कर दिया गया है। फिर क्या किया है, ये जो इस तरीके से है इसको 45 डिग्री करके रोटेट कर दिया गया है। इसको 45 डिग्री रोटेट किया तो एक ये जो ऊपर वाला था ये तो यहाँ पे आ गया, और नीचे एक ऐड कर दिया। मतलब एक बार ऊपर ऐड करना है, एक बार नीचे ऐड करना है। फिर इसको क्या किया, 45 डिग्री रोटेट किया तो इस तरीके से पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। अब फिर इसको जब 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये देखो यहाँ पे दे दिया है। अब इसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी एक जो है डायग्राम की मदद से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर ए जरा देखो, ऑप्शन नंबर ए कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको काट के भगा दो। ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ सर यहाँ पे दिख रहा है, इसको रहने दो अभी। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी भी कुछ इस तरीके से मुंह बना के बैठा है, इसको भी भगा दो। ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी, हाँ ये भी दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में आप फंस गए हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरीके से करना पड़ेगा, जब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और बाकी सब कहाँ पे जाएंगे, बाकी सब अपने आप जो है इधर मूव होते चले जाएंगे। बाकी सब कहाँ पे मूव होते चले जाएंगे, इस तरफ मूव होते हुए चले जाएंगे। तो ये किस में जो है करेक्ट दिया है, ये हमें दिया है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरा इसको आप ध्यान से देखो, आप भी इसको जो है मन की आंखों से देखोगे तो अपने आप इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला तो समझ गए आपकी, ये जो है 45 डिग्री रोटेट हो रहा है, ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ आ गया हमारे पास। अब इस तरीके से आ गया तो एक जो है केवल नीचे ऐड होगा, उसके बाद बाकी सब कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। यहाँ पे जब जो है हमारे पास इस तरीके से ये नीचे वाला यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा तो बाकी सब कहाँ ऐड होंगे, इसके इधर ही आएंगे, कोई नीचे नीचे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पे देखो ये नीचे बना रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ ये फाइनल जो है बीएड एग्ज़ाम का मेंटल एबिलिटी का जितने भी क्वेश्चन थे और जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने कवर किया और हर एक प्रीवियस, मतलब मैंने हर एक स्टेट का प्रीवियस वीडियो आपको सॉल्व कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कहाँ पे किस किस बोर्ड में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एग्जाम शायद 23 को है, 24 को है, 25 को है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का। तो आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, मान लो जिसका कल है तो उसके पास केवल आज भर का ही टाइम है, जिसका जो है 24 25 को है उसके पास और टाइम है। तो जो मैंने इंग्लिश का वीडियो अपलोड किया है, इंग्लिश का 2 वीडियो अपलोड किया है और ये मेंटल एबिलिटी और मैथ का लगभग 16 से 17 वीडियो ऐड किया है। अगर आपके पास टाइम है तो इन सभी वीडियो को आप देख के जाओ, ये 100% गारंटी है। अगर आप महाराष्ट्र बीएड का दे रहे हो तो 40 में से आप आउट ऑफ 40 लाओगे, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अगर इंग्लिश के 2 वीडियो को भी आप देख लिए और मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगा तो टोटल 50 मार्क का होता है, तो उसमें से 35 से 40 मार्क्स जो है आप आसानी से ला सकते हो। आपको क्या करना है, अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल 2023 के लिए बना गया है, ये जो है मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ और जिस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप 2024 में दो, 2025 में दो, 2026 में दो। इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपका इससे ज़्यादा लेवल करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। किसी भी स्टेट बीएड का आप एग्ज़ाम दो तो आपको ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और आपका कोई भाई बहन करने वाला है तो उसको भी बताना है इस वीडियो के बारे में।